वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK नौलाकर क्लासेस पर। तो आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे से गए हैं, बताएंगे जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने एग्जाम दिया होगा, बहुत बढ़िया। सब स्टूडेंट ने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस किए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। यह जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका हम हल करेंगे अभी, जिस गणित और रीजनिंग का जो 22 अक्टूबर को आयोजित हुआ था आपका SSC GD एग्जाम में, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि भाई उसका आंसर क्या है, आप लोगों ने कैसे किया। बहुत सारे लोगों ने सही किया, तो चलिए देखेंगे। एक चीज और बता दूं, अगर आप विभिन्न स्टेट में, कोई भी स्टेट में स्टेट PCS या PSC का एग्जाम या जो भी एग्जाम आयोजित होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, इसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखेंगे, उसके लिए भी आपका बहुत ही लाभदायक है, जरूर देखें इसे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। पहला, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए, अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, बताएं क्या है इसका आंसर। देखते ही आ जाना चाहिए, पेन उठाने की जरा भी आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:7। तो चलिए मान सकते हैं हम लोग चलिए देखते हैं यहां पर। अब हम देखते हैं, सबसे पहला मान लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 5:7 दिया है। तो पहला हम क्या मान लेंगे, पहला संख्या मान लीजिए 5x है और दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं, माना कि। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए कह रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 5x में 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस 7x में कितने को घटा देंगे, 15 को घटा देंगे। अब देखिए क्या आएगा, अब कहता है तो वह 2:3 हो जाता है। वह क्या हो जाता है, 2:3, मतलब 2/3 हो जाता है। अनुपात मतलब बटा में लिखते हैं, तो 2:3 हो जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। आगे इसमें जो है कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा कर दीजिए आप, सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 3 से 15 का गुणा करेंगे तो 15×3 45 हो जाएगा, बराबर इस 2 को इससे गुणा करिए, 2 सत्ते 14x और 2 15 30। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ रखेंगे, 15x, ये जो 14 है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -14x। धन जब पक्षांतर हो जाता है तो ऋण हो जाता है, बराबर। अब क्या होगा, ऋण 30 अपने जगह में ही है, ये ऋण 45 उस पार चला जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा धन 45। अब चलिए देखते हैं, इसमें से 15x में 14x गया, सॉरी x लिख लेंगे, 15x में 14x गया तो खाली x बचेगा, बराबर। अब देखिए 45 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 30 घटेगा तो आ जाएगा आपका 15। बड़े संख्या में धन का चिन्ह है तो इसलिए धन 15 आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। कितने लोगों ने सही किया है बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए बहुत ही सरल है, ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि पेन उठाने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहा जा रहा है, देखिए दो वस्तुओं को 600 रुपए में बेचा जाता है। एक बार 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, बताइए। तो कितना आंसर है आपका, वेरी गुड, नहीं होगा वो। चलिए देखते हैं कितना आएगा। दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, मतलब आप समझिए किसी भी वस्तु को बराबर मूल्य में जब बेचा जाता है और 100% की लाभ होती है और 100% की हानि हो जाती है, तो होता क्या है, वहां पे हानि होगा। तो हानि परसेंट निकालेंगे, सीधा सीधा मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। यहां पे क्या होगा, चलिए देखते हैं यहां पे क्या होगा।
यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि सामान ये जो है यहाँ देखिए 600 में बेचा गया, 20% लाभ 20% क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, हानि परसेंट। यहाँ भी आपको बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बटे सीधा सीधा 100 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, यहाँ पर बेचा जाता है तो 20%, मतलब एक्स कितना है 20, और यहाँ एक्स कितना मान लेते हैं 20, तो 20 रख लीजिए, 20 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 400 बटे 100। तो आपका ये 100 4 में कट गया, तो आया कितना हमारे पास 4%। कितने लोगों का सही आंसर आया है 4%, यही आपका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, ये अगर आप किए हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, वेरी गुड। तो कितना आएगा हमारा 4%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक गुफा को 30 सेकेंड में पार करती है। समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे गुफा की लंबाई कितनी है, गुफा की लंबाई कितनी है। समझिए प्रश्न को, समझिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है, सिंपल पूछे जा रहे हैं। और यही क्वेश्चन को याद रखेंगे आपके पीसीएस, आपके विभिन्न स्टेट में जो पीसीएस या व्यापम जो भी एग्जाम होता है आपके स्टेट के गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसमें भी पूछा जाता है। रेलवे में भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो जरूर देखें, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सरल हो। अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करिए आप लोग। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबी ट्रेन, कितना 410 मीटर लंबी ट्रेन है, याद रखेंगे कितना 410 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक गुफा को 30 सेकेंड में पार करती है। तो यहां देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, उसे किसे का क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 66 गुणा जो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसमें 5/18 से भाग कर देंगे। तो चलिए क्या होगा, 3 छक्के 18 और 3 दूने 6, 3 दूने 6, इसको कटा दीजिए आप, 3 दूने 6, कितना में कटेगा, 2 तिया 6 और 2 11 क्या हो जाएगा 22। तो 11 पंछे कितना आ जाएगा, बच गया 11 पंछे 55 और बटे हो जाएगा 3। ये तो समझ में आ गया आपको। किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदले हैं, मीटर, इसमें मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदले हैं, मीटर पर सेकंड में बदले हैं किसको, किलोमीटर पर घंटा को। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग। अब क्या कह रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक गुफा को 30 सेकंड में पार करती है। गुफा की लंबाई कितनी है, तो गुफा की लंबाई कितनी है, इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और जो है अब निकाल लीजिए समय, तो समय का फार्मूला क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। याद रखेंगे, इसे नोट कर सकते हैं आप, दूरी बटे चाल। अब क्या होता है, समय बराबर होता है, सॉरी देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए अब निकालेंगे हम, देखिए चाल निकाल लिए, समय निकाल लिए, अब दूरी। अब क्या करेंगे, दूरी। तो दूरी कैसे निकलेगा, चाल गुणा समय। दूरी कैसे निकलेगा, चाल गुणा समय। तो ये 3 फार्मूला जिनको पता है वो तुरंत ऐसे ही बना लेंगे। बहुत ही सिंपल पूछा गया है। देखिए पहले तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक गुफा को 30 सेकंड में पार करती है, तो गुफा की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले जो किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे आपका मीटर प्रति सेकंड आ गया है, देख लेंगे आप मीटर और ये सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर दिया है 66 को उसको भाग दिए, तो आया हमारा कितना 55/3। अब क्या करेंगे, हमको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तो अभी हमने क्या देखा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए चाल क्या, दूरी क्या है, अब जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 410 प्लस x बराबर, देखिए दूरी 410 प्लस x। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
410 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार करती है। गुफा की लंबाई कितनी है? तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और गुफा की लंबाई आपको पता होगा, जब हम लोग लंबाई देखते हैं तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और गुफा की नहीं दी हुई है, तो गुफा का मान लीजिए कितना मान लेते हैं हम। गुफा का आप लिख सकते हैं, गुफा का मान सकते हैं x। कितना मान सकते हैं? x। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखें 410 प्लस x। अब उसके बाद बराबर देखते हैं चाल हमारा कितना है, यहाँ से 55/3 और गुणा समय कितना है 30। समय कितना है हमारे पास, यहां से देखेंगे 30। तो अब चलिए देखिए कटा लीजिए, ये 3 दहाम 30, तो कितना आ जाएगा 410 प्लस x बराबर कितना हो गया 555 में 10 का गुणा करेंगे तो 550। ये हमारे पास क्या हो गया, आ गया। अब चलिए देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर 550 में इसको घटा देंगे 410 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 140। कितना आएगा 140। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का ये आंसर आया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें पेन उठाने की जरूरत है? बताइए, बिल्कुल एकदम सरल है। 2 लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे अब देखते हैं कि 6.4% प्रति वर्ष की दर से 2.3 वर्ष में 3600 रुपया, या देखिए पढ़िए प्रश्न को, 3600 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बताइए तो किन किन लोगों का कैसे आंसर आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए देखिए ये जो प्रश्न है इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 6/1/4, तो सबसे पहले इसको निकाल लीजिए। 6 चौक 24 और 1 25, पहले लिख लीजिए 25/4, ये परसेंट में बना लीजिए पहले इसको। उसके बाद इसको बना लीजिए, जो सही बटा है उसको बटा में लिख लेंगे। 3 दूने 6, ये 3 दूने 6, 6 और 1 7, तो 7/3, पहले इसको बना लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये आपका P है। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, इंग्लिश में P गुणा R गुणा T/100, ये आ गया। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन कितना दिया है 3600, तो लिख लेंगे 3600 गुणा दर कितना दिया है, दर देख लेंगे, यहाँ प्रतिवर्ष की दर से ये दर है, तो 25/4, कितना हो गया 25/4, गुणा समय कितना दिया है हमको, समय 7/3 निकाल लिए हैं, तो 7/3। अब पूरे का बटा कितना दिया है 100, पूरे का बटा, इसको भी तो करना है आपको। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 3600 गुणा, अब कर लेंगे सीधा सीधा है 25/4 गुणा 7/3 गुणा 1/100, या फिर इसको बटा में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, बटा में कर लेंगे सीधा सीधा ऐसा, या चाहें तो इस सब को ऊपर में एक साथ लिख सकते हैं। 3600 गुणा 25 गुणा 7 गुणा 100 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में बटा 3 हो जाएगा। तो चलिए कटा लेते हैं इसको, कितना में जाएगा 1/100 है, ये कितना है 1/100, तो ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया, ये 4, ये 9 से कट गया, और यहाँ 3, ये 3 से कट गया, तो कितना हो गया, अब 25, 3 बचा है, तो 25 ये कितना हो गया 75, ये 3 बचा है, 25 ये 75 गुणा 7, तो बराबर कितना आएगा 7 5 6 35 की 5 हाथ की लाया 3, 7 7 49, और कितना हो जाएगा 52। तो देखिए 7 5 6 35 की 5 हो गया, हाथ की लाया 3, 7 7 49 50, तो 52, तो 525 कितना आ गया हमारा 525। तो देखिए 3600 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज हमारा 525। किनका किनका आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है, यदि देखिए क्या कहता है प्रश्न, यदि P का 20% बराबर Q का 30% बराबर R का क्या दिया है, बराबर R का 1/6% है, तो P
अनुपात क्यू अनुपात आर क्या होगा। बहुत ही सरल है, इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो चलिए कैसे होगा, यदि P का 20% मतलब लिख लेंगे P गुणा 20/100, P गुणा 20/100 बराबर कर लेंगे यहाँ Q का 30% मतलब Q गुणा 30/100। अब क्या दिया है बराबर R, R का मतलब R गुणा कितना हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा R गुणा 1/6। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सरलता के लिए हल कर लेंगे एक शून्य को, ये एक शून्य से कटा लीजिए, 2 1 कम 2 और 2 5 6 10 हो गया। यहाँ से देख लीजिए एक शून्य को एक शून्य से कटा दीजिए। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे P गुणा 1/5 बराबर Q गुणा यहाँ क्या बचा है 3/10 गुणा R बराबर क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा R बराबर R गुणा 1/6। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब ये जो P और Q है इसको लिख लीजिए P/Q, क्या लिख लीजिए इसको हम P/Q। अब बराबर क्या करेंगे 3/10 है, यहाँ देखिए 3/10 है, ये पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, गुणा में है तो गुणा पक्षांतर होगा, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपका 5/1 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो कितना आया P अनुपात Q, सीधा सीधा P अनुपात Q बराबर हो जाएगा 3:2 या P/Q बराबर 3/2, ये तो 3:2 आया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं किसका, इसका देखते हैं Q वाले का, यहाँ से देखते हैं। अब Q वाले का कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए Q, तो Q कितना है देखिएंगे Q गुणा 3/10, अब क्या है बराबर यहाँ R गुणा कितना है 1/6। तो अब क्या करेंगे Q में सेम ऐसे करिए, फिर R को इधर ले आइए तो बटे में लिख दीजिए, बराबर यहाँ क्या है 1/6 है, ये उधर पक्षांतर चला जाएगा तो हो जाएगा 10/3, ये 3/10 10/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटा लीजिए, 2 3 6 और 2 5 6 10, तो कितना हो जाएगा Q अनुपात R बराबर देखिए 5 और ये हो जाएगा 5, 3 और 3 बचा है 3 3 9, तो 5:9। अब चलिए लिख लीजिए, यहाँ क्या कह रहा है हमको P अनुपात Q अनुपात R आपको निकालना है, तो क्या करेंगे लिख लेंगे P अनुपात Q अनुपात R। तो देखिए P कितना है 3:2 आया है, तो लिख लेंगे 3:2। Q कितना आया है 5:2, 5:9 आया है, सॉरी कितना आया है 5:9। तो देखिए 5 दिया ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ये 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, अनुपात कर दीजिए 9 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूने 18। तो इस तरह से 15:10:18 जिनका भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया गया है पासा। अब देखिए रीजनिंग से देखते हैं, अब रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, 3 संख्या कह रहे हैं, 3 संख्या के सामने वाली फलक की संख्या ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे। तो चलिए देखते हैं, एक पासा में 6 फलक होते हैं आप सभी जानते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है, ये देखिए यहां पे दिया गया है 1 पासा 1 2 और 3 मान लीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इसमें से एक अंक को, जैसे मान लीजिए 1 है, इसको हमने देख लिया, 1 इसमें भी ढूंढे यहां भी मिल गया, तो हमको कैसे सॉल्व करना है इसको, इस 1 को ले लेंगे यहां से, तो 1 के बाद क्या है क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 के बाद क्या आएगा 5 लिख लेंगे, 5 के बाद क्या आएगा 2 है तो लिख लेंगे 2, इस तरह से। फिर 1 के बाद क्या करेंगे 6 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 के बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, 2 के बाद 3 है तो 6 के बाद 3 है तो 3 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पासा में कैसे सॉल्व करते हैं, पासा आपको मैं ट्रिक भी बताया हुआ हूँ। पासा कैसे सॉल्व करते हैं, जब 2 सतह पर समान अंक होते हैं, 2 सतह पर, पासा की 2 सतह, देखिए ये भी पासा ये भी पासा में हमने देखा, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 1 है, तो समान अलग अलग सतह पर है लेकिन अंक समान है। जब अंक समान होता है तो इस तरह से क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं,
क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ऐसे ही हम चले, जैसे फिर से बताता हूँ एक बार, 1, 1 के बाद 5 क्लॉकवाइज आया ऐसा, फिर 5 के बाद क्या है 2, तो 1 5 2 लिख दिया। फिर यहाँ से 1 से ही शुरू करना है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो 1 6 3। तो अब क्या होगा, 1 के विपरीत याद रखेंगे, 1 के विपरीत 1 नहीं होगा, 2 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 2 होगा। तो 3 संख्या के सामने वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 3 के सामने वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अगर इसी पासा में आपको दूसरा पूछ दिया गया, मान लीजिए अगर आपको दूसरा पूछा गया कि अगर बताइए 5 के सामने 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, या फलक में कौन से 5 के सामने कौन सी संख्या होगी, तो सामने या विपरीत, तो 5 के सामने क्या होगा 6 होगा और 6 के सामने क्या होगा 5 होगा। अब 1 के सामने 1 आ गया तो ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कितने आ गए, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 1 आ गया, 4 नहीं है। तो जो संख्या नहीं है वो 1 के विपरीत होगा। 1 के सामने 1 लिखा है तो 1 विपरीत नहीं कहेंगे। जो बच जाता है इसमें से, जितना जो संख्या हम देखें उसमें से जो बच गया, वो जो यहाँ समान संख्या लिखा रहेगा उसका विपरीत हो जाएगा। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा एग्जाम दिए हैं, अच्छा आपका गया है। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, ताकि ऑल बटन में प्रेस रखिए, ताकि आपको अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे में काम आने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, एक कूट भाषा में INDIGENC को DNEI, अब देखिए क्या दिया है, EGIECN लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में INDIRECTS को किस प्रकार लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए कैसे लिखा है। तो सबसे पहले क्या है, IND, देखिए यहाँ पे देखिए IND, तो यहाँ लिखा है DNI, मतलब उल्टा कर दिया है। यहाँ से ऐसे सीधा गए और लिखते समय क्या कर दिए, उल्टा लिख दिए। यहाँ से अब देखेंगे IGE, तो IGE सीधा देखे तो यहाँ से क्या हो गया, EGI, मतलब उल्टा लिखा गया, फिर इसको उल्टा लिखे। अब यहाँ से देखिए NCE, तो यहाँ से क्या हो गया, फिर ECN, मतलब यहाँ क्या कर दिए, फिर उल्टा लिख दिए। तो इसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे, अब देखेंगे IND, तो DNI हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, DNI, उल्टा लिखते जा रहे हैं, पहले तो ऐसा देख लिया, फिर यहाँ से लिखे उल्टा, फिर ऐसे उल्टा लिखना है DNI, जो ऐसा इस प्रकार से जो लिखाया है। उसके बाद देखेंगे IRE, तो ERI, अब क्या हो जाएगा ERI, उल्टा लिखा हुआ है। फिर ऐसे आते हैं वापस, फिर इसको देखेंगे CTS लिखा है, तो इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, STC, तो क्या लिखेंगे STC। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, DNI, DNRE, ये तो कैंसल, ये नहीं होगा। DNI, तो DNI ESI, ये भी नहीं होगा। DNI ERI STS, तो ये C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप देखे होंगे, बहुत ही सरल है, ये आसान है, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए इसमें क्या दिया है। यदि L माने धन, यदि क्या दिया है, L माने धन, M माने ऋण और N माने गुणा, P माने भाग है, तो 8N 9L 60P 3M 13 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, आप सारे के सारे कर लेंगे। इसे जो है, इसको भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप चिन्ह को लिख लेंगे। L बराबर क्या है, L को क्या माने, धन मान रहे हैं, तो L बराबर यहाँ धन लिख लीजिए L के नीचे में। M को क्या माने, ऋण, तो M के नीचे में ऋण लिख लेंगे। अब क्या माने, N को क्या माने, गुणा, तो N कहाँ पर है, यहाँ पे गुणा लिख लेंगे। अब P को माने भाग, तो P को क्या कर लेंगे, P के नीचे भाग। अब चलिए इसी को उतार दीजिए, यहाँ पे 8 गुणा 9 धन 60 भागा 3 भाग कर लेंगे, 60 भाग 3 ऋण 13। अब क्या करेंगे, बॉडमास। अब क्या का उपयोग करते हैं, बोडमास।
तो देखिए बोर्ड मास का उपयोग कैसे करेंगे, सीधा सीधा पहले ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ये करते हैं हम लोग, आपको बता चुका हूं मैं। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग कहां पर है, यहां पर है, तो लिख लेंगे सबसे पहले 8 गुणा 9 और 3 कितने बार में जाएगा, 20 बार में, तो धन कितना हो जाएगा, 20 या 60, तो 20 3 20 60, पहले 20 आ गया यहाँ भाग दिए तो 20 को हम यहाँ लिख लिए, ऋण क्या आ जाएगा 13, ये 20 है, ऋण क्या आ गया 13। अब इसके क्या बात क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा देख लीजिए 8 निया 72, धन कितना हो जाएगा 20 ऋण 13, बहुत ही सरल है। इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ करेंगे, गुणा के बाद क्या करेंगे जोड़, तो 72 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 92 ऋण 13। अब देखिए क्या करेंगे, लास्ट में घटा देंगे, घटाना ही बचा हुआ है, तो घटा दीजिए कितना आएगा 79। अब यहां से जोड़ के देख लीजिए 79 में 13 को, 9 3 12 की 2, 7 1 8 1 9 92, तो कितना आया 79। तो आपका भी आंसर ऐसे ही आया होगा, बहुत ही सरल है। कितने लोगों ने सही बनाया है, वेरी गुड, कितने लोगों ने सही बनाए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यहां देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोगों ने सही किया है, चलिए बताइए तो कितने लोगों का आंसर सही आया है, वेरी गुड, कितने लोगों का सही आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं पुरुष पिता इंजीनियर। सबसे पहले हम देखते हैं क्या पुरुष, यहां देखेंगे यहां दिया क्या है, पहले समझिए पुरुष पिता इंजीनियर ये क्या है, पहले इसको समझेंगे। देखिए पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, माता पुरुष होता है क्या, पिता ही पुरुष होंगे भाई, पिता क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो देखिए पिता पुरुष होगा और उनमें से कुछ पिता क्या होंगे, इंजीनियर भी होंगे। तो कैसे, अब देखिए पिता क्या है, पुरुष होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पुरुष है और पुरुष के अंदर पिता है, मतलब सारे पुरुष जो हैं वो क्या है, पिता हैं, पुरुष के अंदर में आएगा, ये क्या है, पुरुष है आपका, और ये क्या है, अंदर वाला आपका पिता है। अब देखेंगे कुछ कह रहा है, मतलब इसमें क्या है, इंजीनियर, तो कुछ जो हैं वो क्या हैं, इंजीनियर हैं, कुछ पिता क्या हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे के पिता भी इंजीनियर हैं, बहुत सारे, इनमें से भी कई सारे लोगों का पिता क्या होंगे, इंजीनियर होंगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, ये है क्या, नहीं है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो डी जिन्होंने भी ऑप्शन में लगाया है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन, श्रृंखला वाला है ये। तो श्रृंखला में अगला वर्ण बताइए, श्रृंखला में अगला वर्ण बताइए, क्या दिया है, ए डी बी ई सी एफ डी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखते हैं कि ए के बाद देखिए क्या है, डी है, और डी के बाद क्या है, बी है। तो देखिए ए के बाद डी मतलब बी सी डी बढ़ गया, फिर उसके बाद ए के बाद क्या हुआ, बी क्या हो गया, ए के बाद ए बी सी डी बढ़ गया, फिर बी क्या हो गया, एक बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, देखेंगे ए के बाद बी बढ़ गया, इसे ऐसे देखिए। चलिए एक दूसरा तरीके से देखते हैं, जैसे ए के बाद क्या हो गया, ए के बाद क्या हो गया, डी बढ़ गया, फिर उसके बाद डी के बाद क्या हो गया, बी, इसको देखिए घट गया, फिर बी के बाद ई बढ़ गया, फिर ई के बाद सी घट गया। तो जब घटता बढ़ता है इस तरह से संख्या, तो उसमें एक छोड़ के देखते हैं, तो यहां से देख लीजिए ए बी, ऐसा भी देख सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं, ए बी, यहां से देखिए नीचे से ए के बाद बी ये वाला, फिर बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, अब देखेंगे यहां से डी के बाद ई के बाद एफ, तो एफ के बाद क्या होगा जी आएगा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, जी आएगा। तो ये बहुत ही सरल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, जब ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट घर में हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह से वीडियो, इस तरह से मैथ्स रीजनिंग देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके और जो है आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं।